बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अभी उस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और एक बेल आइकॉन है इसे प्रेस करें और ऑप्शन होगा ऑल का, उसे सेलेक्ट कर लें तो तमाम वीडियोस आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। व्यूअर्स, 3 खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, अमेरिका से पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी रिपोर्ट्स नहीं आ रही। सफरी पाबंदियों का ये मामला है। इन सैंक्शंस के अंदर क्या इंडिविजुअल्स को भी टारगेट किया गया? ये कौन लोग हैं जिनके ऊपर पाबंदियां लगने जा रही हैं और फिर क्या ये पाबंदियां इंडिविजुअल्स के अलावा पूरे मुल्क पर लगाई जाएंगी? अमेरिका में पाकिस्तानी डायस्पोरा इन पाबंदियों को लेकर क्या सोच रहा है? पाकिस्तान के ताल्लुकात किस हद तक मुतासिर हो सकते हैं? और ये जो 3 लिस्टें अमेरिका की तरफ से जारी की गई, इन 3 लिस्टों में पाकिस्तान कहां पर मौजूद है और सैंक्शंस का मतलब क्या है ऐसे वक्त में जब अमेरिका को पाकिस्तान ने उनकी मदद की, एक दहशतगर्द को पकड़ कर दिया, तो हमारे साथ ऐसा सुतेलो जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है? व्यूअर्स, इन तमाम सवालों का जवाब आपके सामने रखेंगे और इस तनाजुर में जो इस वक्त सैंक्शंस लगाई जा रही हैं, क्या इमरान खान की रिहाई के लिए अमेरिका से कोई कॉल आएगी? क्योंकि आप दोस्तों का सवाल है, इसका भी जायजा लेंगे आज के इस प्रोग्राम में। व्यूअर्स, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में मेगा ऑपरेशन की बात हो रही है और ये किस नौयत का ऑपरेशन होगा और क्या ऑपरेशन ही बलूचिस्तान के मसाइल का हल है? अख्तर मेंगल साहब ने ये क्यों कहा कि इधर हम उधर तुम, और उन्होंने अपने इस ट्वीट में किसको मुखातिब करते हुए कहा, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर हाई कोर्ट का अमला अडयाला जेल पहुंचा है, इमरान खान से मुलाकात हुई और फिर इसके साथ एक पेरोल पर रिहाई की भी बात की जा रही है। ये पेरोल क्या इमरान खान को दिया जाएगा और ऐसा क्यों कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक शख्सियत ने, ये भी मैं आपको बताऊंगा आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, जो सबसे अहम खबर है, पाकिस्तान का अमेरिका से जो ताल्लुक है ना, पिछली 5 दिहाइयां आप उठाकर देख लें तो आपको पता ही चलेगा कि अमेरिका ने हमें हमेशा इस्तेमाल किया है और वो अपनी जंगें हमारे ऊपर मुसल्लत करता है। अपने अज़ाइम पूरे होने के बाद या अपने टारगेट्स को अचीव करने के बाद वो पाकिस्तान को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके जिस तरह फेंक देते हैं ना, वैसे ही हमें फेंक दिया जाता है। हम अमेरिका की लंबी पॉलिसीज के अंदर आपको कभी भी नजर नहीं आएंगे। अमेरिका हमारे साथ ताल्लुकात सिर्फ दहशतगर्दी और इस्तेमाल करने के हवाले से उस्तवार करना चाहता है। हमें इस्तेमाल होने की शायद इतनी आदत हो गई है कि कभी भी हमने अपनी पॉलिसीज को रिविजिट नहीं किया। हम अमेरिका से बराबरी की सतह पर ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के कभी भी किसी हुक्मरान ने हमें उस मकाम तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा नहीं किया। पाकिस्तान के अंदर फॉरेन पॉलिसीज जितनी भी बनती हैं, खासतौर पे अमेरिका के तनाजुर में, तो आपको इन तमाम पॉलिसीज में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की छाप नजर आएगी। अगर आप पाकिस्तान के वो अदवार उठाकर देख लें जब अमेरिका का इस खित्ते में जो इन्वॉल्वमेंट थी, जो इंटरेस्ट था और जो उन्होंने जंगें लड़ी, उसमें आपको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ही आपको जो ताल्लुकात हैं और जो उनके फैसले हैं वो नजर आएंगे, उनकी छाप नजर आएगी। लेकिन व्यूअर्स, क्या पाकिस्तान की जो सिविलियन हुकूमतें हैं वो इस हवाले से अपनी पॉलिसीज को रिविजिट करेंगी या नहीं करेंगी? इसका सवाल का जवाब है कि कभी भी नहीं करेंगी, क्योंकि वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो इन हुकूमतों को बनाती है वो फिर उन्हीं की मंजूर नज़र होती है, उनकी तरफ देखती है, उनकी पॉलिसीज को फॉलो किया जाता है। हर कोई इमरान खान नहीं होता कि कहे कि एब्सोल्युटली नॉट और हम आपको अपने अड्डे नहीं देंगे। व्यूअर्स, अमेरिका में ये खबरें काफ़ी हफ्तों से गर्दिश कर रही थी। तकरीबन 60 दिन होने को आए जब ये टास्क दिया गया स्टेट डिपार्टमेंट को कि एक लिस्ट तैयार की जाए जिसमें इस बात का फैसला किया जा सके कि हमने अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगानी है और ये कौन कौन से मुमालिक होंगे। और इस फैसले को डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही इम्प्लीमेंट करने के लिए हदायत जारी की और इसके पीछे जो टारगेट था कि हमने अमेरिका को और उनके जो सिटीजन्स हैं उनको हमने महफूज बनाना है। और ऑब्वियसली इसी नारे के साथ उन्होंने कांग्रेस में तकरीर की कि देखें, हमने एक दहशतगर्द पकड़ कर लेकर आए और मैंने जो अमेरिकी अवाम से वादा किया था इस वादे को पूरा कर दिया। व्यूअर्स, अगर आप इस लिस्ट को उठाकर देखें और इस लिस्ट के अंदर जिन ममालिक को शामिल किया गया है, मैं आपके साथ वन बाय वन ये चीज़ें शेयर कर देता हूँ और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लिस्ट पाकिस्तान कहां पर स्टैंड करता है और इस लिस्ट को बनाने में किन अवामिल को सामने रखा गया। व्यूअर्स, इस 3 लिस्टें जी इसमें तैयार हुई हैं। पहली लिस्ट है रेड, ऑरेंज और येलो। अगर आप इन 3 लिस्टों को उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि ये प्रपोज ड्राफ्ट है। पहली लिस्ट में आपको ऑल ट्रैवल बैंड,
ठीक है जी, हर किस्म की सफरी पाबंदी इस पर लगा दी गई है इस लिस्ट में शामिल कंट्रीज के अंदर, जिसमें अफगानिस्तान है, भूटान है, क्यूबा है, ईरान है, लिबिया है, नॉर्थ कोरिया है, सोमालिया है, सूडान, सीरिया, वेनेजुएला और यमन। तो ये तमाम ममालिक के ऊपर सफरी पाबंदियां लगा दी गई हैं। वो लोग जो इस पासपोर्ट के ऊपर अमेरिका का सफर करेंगे उन्हें अमेरिका में एंट्री नहीं मिलेगी। ऑरेंज पासपोर्ट जी, ऑरेंज लिस्ट जो है इसके अंदर वीजा शार्पली रिस्ट्रिक्टेड, एक फिल्टर ऐसा लगाया गया कि सख्त स्क्रूटनी की जाएगी और उस स्क्रूटनी से हर पाकिस्तानी को अब गुजरना होगा और उन तमाम ममालिक के जो शहरी हैं उन्हें भी गुजरना होगा जो इस लिस्ट में शामिल हैं। इसमें बेलारूस है जी, इसके अलावा आपको म्यांमार, पाकिस्तान, रशिया और भी कंट्रीज हैं, साउथ सूडान है, तुर्कमानिस्तान है जो इस लिस्ट के अंदर शामिल है। लेकिन मेरे लिए जो सबसे जो हैरानकुन बात थी कि पाकिस्तान को इस लिस्ट में क्यों शामिल किया गया। मैं पाकिस्तान की जो पिछली 5 दिहाइयों की तारीख के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ रीसेंट जो इवेंट्स हुए हैं उस तनाजुर में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को इस लिस्ट में नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान में वो तमाम करता धरता जो पाकिस्तान की पॉलिसीज मुरतब करते हैं वो अमेरिका से कम ये जरूर एहतजाज कर सकते थे कि हमने आपके साथ खड़े होकर दहशतगर्दों को पकड़ कर दिया, ये आपकी जंग है जो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई और हमें बदले में क्या मिल रहा है कि हमारा नाम भी आपने वीजा जो शार्पली रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज की लिस्ट में डाल दिया। तो सर ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा फेलियर है कि हम पाकिस्तान इस लिस्ट के अंदर शामिल है। अब ये दूसरी तरफ जो तीसरी लिस्ट है येलो कंट्रीज, इसमें जी 60 दिन आपको दिए जाएंगे कि आप अपने मामलात को ठीक कर लें। इसमें आपको माले, इसके अलावा सेंट लूसिया, जिम्बाब्वे और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इसके अंदर शामिल हैं, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और इसके अलावा इन कंट्रीज को 60 दिन का टाइम दिया जा रहा है कि आपने अपने मामलात को ठीक करना है। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारे कंसर्न्स हैं वो एड्रेस किए गए तो फिर आपको इजाजत मिल जाएगी। व्यूअर्स, ये इस वक्त की सिचुएशन है जो 3 लिस्टें जो जारी की गई। अब जो ड्राफ्ट था ये कैसे तैयार हुआ, जब डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठाया तो उसके फौरी बाद ही उसने स्टेट डिपार्टमेंट को यह हदायत जारी की कि आप लिस्टें तैयार करें और 43 कंट्रीज ऐसी हैं, 43 कंट्रीज जिनको टारगेट किया गया है और इनके ऊपर इल्जाम यह है कि अमेरिका की सरजमीन को ये गैर महफूज बना सकते हैं। स्टेट डिपार्टमेंट ने जी इसके ऊपर काम शुरू कर दिया और फिर इन ममालिक की 3 कैटेगरीज बना दी गई जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। स्टेट डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर कमेंट करने से इनकार किया। हमने भी जी एक ईमेल लिखी और उसमें जवाब उन्होंने उस तरह से जवाब नहीं दिया और उन्होंने कहा जी कि अभी इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता और इंतजार करें। तो अब ये स्टेट डिपार्टमेंट की जो लिस्टें हैं, पाकिस्तान क्या इसके ऊपर कोई एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगा, दैट इज द क्वेश्चन। और दफ्तर खारजा और पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ न्यूज़ आउटलेट्स हैं अगर आप उनको उठाकर देखें तो हमने कोशिश ज़रूर की है डिप्लोमेटिक चैनल्स को इस्तेमाल करके कि इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम ना आए, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि दोस्ती तो अमेरिका ने हमारे साथ क्या करनी थी, ताउन तो क्या करना था और हमें दोस्त उन्होंने क्या कहना था, उन्होंने हमारे ऊपर पाबंदी लगा दी। अब इसका बैड इंपैक्ट क्या पड़ेगा, सरमायाकार पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी नहीं करेगा, वो कहेगा, देखेगा, सोचेगा कि यार वो मुल्क जिसके ऊपर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी, हम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट उस मुल्क के अंदर क्यों करें जहां पर आए रोज दहशतगर्दी हो रही है। पाकिस्तान का जो दहशतगर्दी में इंडेक्स है आप उसको भी उठाकर देख लें, वो भी खतरनाक पोजीशन पे इस वक्त खड़ा है। तो हम क्यों अपनी सरमायाकारी करें? तो सर हम सिर्फ आपको मांगते हुए ही नजर आएंगे। तो ये वो प्रेशर है जो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के ऊपर ऑब्वियसली बढ़ रहा है और ऑब्वियसली पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी अब सोचना होगा कि हमने इस जंग को कैसे जीतना है, जो सिर्फ अमन की जंग नहीं है बल्कि अब तो ये एक आपकी मुआशी सिक्योरिटी का मामला आ गया। इकोनॉमिक सिक्योरिटीज को भी आपको देखना होगा क्योंकि सरमायाकार अब पाकिस्तान नहीं जाएगा। बाज़ लोगों का ये सवाल भी है और वो अक्सर ये आपको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पूछते हुए नज़र भी आएंगे और हमारे से भी लोगों ने टेलीफोन करके ये सवाल ज़रूर पूछा कि इस लिस्ट के अंदर क्या शख्सी पाबंदियाँ भी लगाई जाएंगी। देखिए जी, एक बात आपने याद रखनी है कि पाकिस्तान में ऑब्वियसली जब अमेरिका स्क्रूटनी करता है ना तो वो इंडिविजुअल सतह पर ही स्क्रूटनी होगी और अब ये मैटर नहीं करता कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किस तबके से है। आप रेडीबान हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप मजदूर हैं, आप आईटी एक्सपर्ट हैं, आप सफीर हैं, आप सियासतदान हैं, आप पाकिस्तान की किसी एजेंसी से आपका ताल्लुक है, अब आप सब की ना स्क्रूटनी होगी। और हमने इसकी रीसेंट एग्जांपल एक देख ली है
जिसमें हमारे सफ़ीर को रोक दिया गया। वजह क्या थी? उनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात हैं जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो सर, ये स्क्रूटनी का अमल हर शख्स के साथ अब जुड़ा हुआ है, हर फर्द की स्क्रूटनी होगी और अमेरिका में अब आपको बगैर इस प्रोसेस से गुजरे हुए दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। तो ये आपके सवाल का जवाब, चूंकि लोग इसे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के तनाजुर में देखते हैं और कुछ अमेरिका में इस हवाले से काम भी लोगों ने करने की कोशिश की, और अनफॉर्चुनेटली अब होगा क्या कि इस पूरी पाबंदियों का जो ताना बाना है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ दिया जाएगा, या फिर ये कहा जाएगा कि देखें ओवरसीज कम्युनिटीज़ ने ये बैठकर पाकिस्तान से बाहर क्या किया। देखें, ये जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे, इन्होंने तो उसी दिन ऐलान कर दिया। और फिर मैं आपके सामने कुछ और चीज़ें भी रख देता हूं सिर्फ रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौर में जी क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले दौरे सदारत में मुस्लिम ममालिक के शहरियों के अमरीका सफर पर पाबंदी के 3 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत किए, और उसका क्या नाम रखा था इन्होंने? मुस्लिम बैन के नाम से जाना जाता है। तो सर, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। आप ओवरसीज कम्युनिटी को टारगेट मत करें और ये कहें कि जनाब ये हमारी वजह से हुआ या अमेरिका में बैठे हुए लोगों की वजह से। इसमें ऑब्वियसली हमारी ओवर द ईयर्स जो पॉलिसीज रही हैं और हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, ये एक बहुत बड़ी वजह बनी है। और ये पाबंदियां अब लगने जा रही हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में 10 ममालिक को ऑरेंज लिस्ट में शामिल किया गया। ऑरेंज लिस्ट में पाकिस्तान, बेलारूस, हैती, म्यांमार, रूस और तुर्कमानिस्तान शामिल हैं। और ऑरेंज लिस्ट में शामिल ममालिक के शहरियों के इमिग्रेंट और सियाहती वीज़े महदूद किए जाएंगे। अब ये नहीं होगा कि आप उठ कर जा रहे हैं अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में सर एक और भी काम हो रहा है। लोग टूरिस्ट वीज़ाज पे होते हैं और वो वहाँ पर जाकर अपनी कैटेगरी चेंज कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने की है और यही रूट बेहतरीन समझा जाता है, और हमारे बहुत सारे जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं उन्होंने ये काम किया। इसके अलावा भी लोग ये काम करते हैं। जब आपके पास अमेरिका का वीज़ा लग जाता है ना, तो फिर ये एक रास्ता है कि आप अमेरिका में परमानेंट सेटल हो सकते हैं। तो इस चीज़ को भी अब स्क्रूटनी यहाँ पर भी की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने जी 11 ममालिक के शहरियों पर मुकम्मल पाबंदी का इरादा कर लिया जी, और ये इस रिपोर्ट के अंदर क्लेम किया जा रहा है। तो ये सर अमेरिका से खबर थी, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है। अभी भी ये हालात कंट्रोल में आ सकते हैं। आपको पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को अमेरिका से बात करनी चाहिए। हमारा प्राइम मिनिस्टर उसके अंदर इतनी हिम्मत तो नहीं है कि वो ट्विटर के ऊपर भी टैग कर सके अमेरिकी सदर को, तो उसे क्या बात करनी है। जिन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर इस निज़ाम को कंट्रोल किया हुआ है, अब ये उनका काम है कि इन पाबंदियों से पाकिस्तान को रिलीज करवाए, और अगर ऐसा होता है तो ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बेहतर नहीं होगा। अब बलूचिस्तान में ऑपरेशन की बात हो रही है। अनवारुल्लाह काकड़ साहब का एक बयान है कि सानिया जाफर एक्सप्रेस के बाद अब बलूचिस्तान में ऑपरेशन होगा और 1-1.5 माह के अंदर ये ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। ऑपरेशन को स्मार्ट, क्लियर और फोकस्ड ऑपरेशन होना चाहिए, यानी आपको ये मालूम हो कि वो कौन सी ऐसी पॉकेट्स हैं जहां से ये तमाम दहशतगर्द पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करते हैं, दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस हैं। ये किसी की आज़ादी की जंग नहीं है। किसी के बलूचिस्तान के अंदर जो मामलात आपको इस वक्त नजर आते हैं, ये उससे इसका ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये दहशतगर्द लोग हैं जो बलूचिस्तान का अमन इस वक्त तबाह कर रहे हैं। अच्छा, आपने ये बातें तो कही हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जब तक वहाँ के जो लीडर्स हैं आप उन्हें ऑन बोर्ड नहीं लेते, इत्मीनान नहीं दिया जाता, इस ऑपरेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको अख्तर मेंगल जैसे लोगों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, मालिक साहब जैसे लोगों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, जो वहाँ के सरदार हैं। उन्हें इत्मीनान दिया जाए कि ये ऑपरेशन उन दहशतगर्दों के खिलाफ है जो बलूचिस्तान का अमन तबाह कर रहे हैं, और फिर जो नौजवान भटक चुके हैं उन्हें कौमी धारे में लाने के लिए आपको कोशिशें तेज़ करनी हैं। तो यही इसका एक हल है। अदरवाइज़ अगर आपने लोगों को इत्मीनान में लिए बगैर कोई ऑपरेशन शुरू करते हैं तो उसके वो आपको नताइज नहीं मिलेंगे। इस हवाले से बैरिस्टर गौहर साहब की गुफ्तगू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो ये कहते हैं कि फ़ौरन कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, क्योंकि APC की ये बात इससे पहले आपके हामिद रज़ा साहब भी कर चुके हैं, और बाकी लोग भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये आपको कहते हुए नजर आएंगे। एक कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए जिसमें तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी हो। बैरिस्टर गौहर ये भी कहते हैं कि हमने सरदार अख्तर मेंगल साहब से रिक्वेस्ट की है कि आप अपना इस्तीफ़ा वापस लें, और 18 मार्च को अख्तर मेंगल इस्लामाबाद आएंगे और हम उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। वज़ीर आज़म दिफा और दीगर वज़रा की तकारीर कौम को मुत्तहद नहीं बल्कि तकसीम कर रही हैं। तहरीक इंसाफ 70% के साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। जिस जमात के पीछे 70% आबादी खड़ी है, इसके बगैर दहशतगर्दी की जंग आप जीत नहीं सकते। आपको बहुत कोशिश करना होगी।
عمران خان کی پیرول پر نہیں، ویسے ہی رہائی ہونی چاہیے، کیونکہ عمران خان پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے رہبر اور رہنما ہے۔ اچھا، میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں، لیکن یہ جو 70% والا معاملہ ہے، یہ آپ کے ساتھ پہلے اس کا ایک جائزہ لے لیں۔ دیکھیں، جب عوام آپ کے ساتھ نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ پھر ایسے فیصلے کرتے ہیں جو فرد واحد آپ کو کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ان کے پیچھے عوامی طاقت نہیں ہے، ان فیصلوں کے پیچھے آپ کو عوام کی سپورٹ نظر نہیں آئے گی، وہ عوام کی مرضی کے خلاف یہ فیصلے ہوتے ہیں، تو پھر ان کا انجام بھی ویسا ہی ہوتا ہے جو کسی کی خواہش ہوتی ہے۔ جب آپ عوام کو سامنے رکھ کر فیصلے کرتے ہیں تو ایک چیز آپ کے ذہن میں ضرور ہوتی ہے کہ اگر فیصلہ غلط ہو گیا نا تو پاکستان کی عوام ہمیں چھوڑے گی نہیں۔ تو جب آپ اس عوام کو ہی مائنس کر دیں تو پھر فیصلے صحیح ہوں غلط ہوں، اس کا اگر وہ ٹھیک ہو جائیں تو آپ کریڈٹ لیں گے، اور اگر غلط ہو جائیں تو پھر آپ بھاگ جائیں گے، اور وہ پھر ایسا بھاگتے ہیں کہ وہ آپ کو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بھی نظر نہیں آئیں گے۔ یہی 70% عوام کی سپورٹ عمران خان کے ساتھ ہے، بلکہ یہ زیادہ نمبرز ہیں۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا بیرسٹر گوہر کی کہ 70% عوام کہاں کھڑی ہے۔ جن لوگوں نے اپنی زندگیاں دو سیاسی جماعتوں کے ساتھ منسلک کی، ان کے پیچھے چلتے رہے، اب تو انہیں بھی معلوم ہو گیا کہ ان کے بس کی بات نہیں اور ان سے نہیں ہوگا۔ وہ بھی بدزن ہو چکے ہیں اس نظام سے اور ان سیاسی جماعتوں سے، اور وہ بھی عمران خان کی رہائی کے لیے اب دعا کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ جس کے گھر میں جی روٹی پوری نہیں ہوتی اور وہ اگر نون لیگ کے ساتھ جڑا ہوا تھا، آج وہ بھی دونوں ہاتھ اٹھا کر بدعا دے رہا ہے اس حکومت کو۔ جن لوگوں کے حالات بلاول زرداری کے خاندان نے ٹھیک کرنے کا، اور ان کے نانا کی جو سیاست تھی جس کے ساتھ وہ چمڑے رہے، اور جو نعرہ تھا کہ روٹی کپڑا مکان جو یہ لوگ لگاتے رہے، آج وہ یہ نعرہ بھی اب انہی کے حوالے کر رہے ہیں کہ بھائی اب ہم سے یہ نعرہ نہیں لگتا اور اب ہم نے کہیں اور دیکھنا ہے۔ اور یہ ہم نے پاکستان کے اندر یہ جو آپ کو ایک ٹرانزیشن نظر آئی ہے لوگوں کی سوچ کے اندر، اور لوگوں کی جو ووٹ بینک جس طرح سے اس میں ایک تبدیلی آئی، اس کی ایک بنیادی وجہ تیسرا آپشن تھا عمران خان کی شکل میں جو پاکستان کی عوام کو ملا۔ اب یہ جو بات کریں نا کہ عمران خان کی پیرول پر رہائی، دیکھیں عمران خان کی پیرول پر رہائی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک جرم کیا، لیکن نظام ان کے اوپر ترس کھا کر انہیں اجازت دیتا ہے کہ جائیں جا کر اپنے جو گڈ بیہیویئر ہے، گڈ کنڈکٹ آپ کا جیل کے اندر رہا تو ہم آپ کو یہ موقع دیتے ہیں، اور جائیں جا کر آپ اپنی آزادی کو انجوائے کریں۔ اور پھر اس آزادی کی کچھ پری ریکوزٹس بھی ہیں، پیرول پر جو رہائی ہوتی ہے نا، پھر آپ کو پابند کیا جاتا ہے کہ تم نے اس حدود سے باہر نہیں نکلنا، تم نے خاص علاقے میں رہنا ہے، اور پھر ہم تمہیں مانیٹر کریں گے، اتنے بجے گھر آنا۔ تو یہی ہوتا ہے نا پیرول۔ آپ نے اکثر انگلش فلموں میں دیکھا ہوگا، امریکن جو فلمز ہیں وہ اصل میں اس کی جو لوازمات ہیں، پری ریکوزٹس ہیں، وہ کیا ہیں۔ تو خان صاحب کے معاملے میں کیا کہا جائے گا کہ تقریر نہیں کرنی، کوئی جو اپنی پارٹی کا اجلاس نہیں بلانا، بنی گالا میں رہنا ہے، تو کیا آپ عمران خان کے لیے ایسی رہائی چاہتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ تو جو سوال جس شخص نے کیا تھا وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید بیرسٹر گوہر اس کا جواب دیں گے۔ دیکھیں پاکستان کی عدالتوں میں خان صاحب کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے آج کی تاریخ میں، انہوں نے اپنی مرضی کے ججز لگا کر نا خان صاحب کی کیسز کو نا بہت پیچھے دھکیل دیا، اور جو فائلز کا بنڈل تھا اس بنڈل میں سب سے نیچے عمران خان کا کیس نظر آئے گا، اور ٹیکنیکل گراؤنڈز پر ڈیلنگ ٹیکٹکس سے استعمال کر کر عمران خان کے کیسز کو لٹکایا جا رہا ہے۔ اور خان صاحب نے کیونکہ انکار کر دیا کہ میں اس نظام کے ساتھ کسی قسم کے ڈیل نہیں کروں گا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہمارے پاس دوسرے حربے ہیں، اور یہ اس وقت دوسرے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں اور یہ وقت گزارا جائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے گا کہ ہر کیس میں، ہر عدالت کے اندر، ایپلیٹ ٹرائبونلز کے اندر بھی عمران خان کو اسی قسم کی ڈیلے کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہی ان کا پلان ہے۔ ویورز، شیرام ترکئی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اے پی سی بلائی جاتی ہے تو عمران خان کو بلائیں گے یا نہیں، ان سے خیر کی توقع نہیں ہے، لیکن تحریک انصاف پاکستان کی خاطر ہر قسم کی بات چیت کے لیے تیار ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ اچھا ایک لچک آپ کے بیان میں نظر آ رہی ہے، ہونا بھی ایسے چاہیے، چونکہ مذاکرات پاکستان کے لیے اب ہونے ہیں بھائی، امن کے لیے ہونے ہیں۔ امریکہ ہمیں کھانے کی نظروں سے دیکھ رہا ہے، اور وہ اس کا بس چلے تو وہ ہمیں کھا بھی جائے اور یہاں پر اپنے اڈے بنا لے، کیونکہ انہوں نے یہ جو جوہری ہتھیاروں کی دوڑ ہے اس میں بھی پاکستان کو اب شامل کر لیا ہے۔ وہ خبر میں آپ کو اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں تفصیل کے ساتھ اس پہ بات کروں گا، اور کون کون سے ممالک شامل ہیں یہ آپ کو بتائیں گے، جس میں چین کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے جو جوہری ہتھیار کا پھیلاؤ ہے اسے کم کریں، اور پاکستان بھی اس لسٹ کے اندر شامل ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس سر ایک بم بھی ہے نا، ایٹامک بم۔ دنیا آپ سے ڈرتی ہے اور دنیا سمجھتی ہے کہ یار ان سے پنگا نہیں لینا، نہیں تو آج ہمارا حال بھی شام جیسا ہوتا یا کسی دوسرے ملک جیسا۔ یوکرین کے حالات آپ کے سامنے ہیں، سب سے زیادہ جو
एटॉमिक पावर, अगर कोई उसमें आपको कोई बड़ी ताकत दुनिया में एक टाइम पे नज़र आ रही थी तो वो यूक्रेन था, लेकिन आज देख लें कि रशिया ने उसके ऊपर हमला किया और क्या हाल हो गया। तो पाकिस्तान के ऊपर भी खुदा ना खास्ता ऐसा बहुत पहले हो चुका होता। इस पर अलग से हम बात करेंगे, लेकिन अख्तर मिंगल साहब की ट्वीट, और मुझे हकीकत इस ट्वीट के अंदर ज़रूर है, लेकिन अल्लाह ना करे कि हमें वो दिन देखना पड़े जब बलूचिस्तान से इस किस्म की आवाज़ आए। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि अगर बलूचिस्तान 800 किलोमीटर का साहिल और इसका महल वकू और मादनियात से और वसाइल से मालामाल ना होता तो पाकिस्तान के हुक्मरान हमें भी बंगालियों की तरह ये कहकर अलविदा करते कि इधर हम उधर तुम। तो सर, ये तारीख का हिस्सा है। ये चीज़ें आप अगर अपने माजी से मिटाना भी चाहें तो सर ये मिट नहीं सकती। ये वो हकीकतें हैं जिन्हें हमें हर दौर में फेस करना पड़ेगा। आप लोगों को खामोश करवा सकते हैं, लेकिन ये हकीकतें हमेशा इसी तरह रहेंगी, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। व्यूअर्स, आज अडयाला जेल में इमरान खान की मुलाकात हुई है अदालती अमले से। आपको याद होगा सकीना बंगश जो अदालती कमीशन के क्लर्क, उन्होंने जाकर मुलाकात की और कुछ सवालों के जवाबात खान साहब से उन्होंने तलब किए। और आपको याद होगा कि ये जो मिसाल यूसुफजई वाला मामला था, जिस केस के अंदर वो रिप्रेजेंट कर रही थी बुशरा बीबी और इमरान खान को, तो उन्होंने कहा जी कि ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें इमरान खान ने इजाज़त दी हो मिसाल यूसुफजई को, और अडयाला सुपरिटेंडेंट ने कहा था कि जनाब ये हमारी वकील नहीं है, लिहाजा हम इनसे नहीं मिलना चाहते। तो मिसाल यूसुफजई के हवाले से अब ये रिपोर्ट जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान की अदालत में पेश की जाएगी। वो ये आज की हमारी नशिस्त थी। 3 खबरें मैंने इसको आज महदूद किया है, बहुत सारी और भी खबरें हैं, लेकिन इंशाल्लाह चूँकि दोस्त नाराज़ हो जाते हैं कि वीडियो बहुत आप लेंथी करते हैं, और मुझे भी एक इस चीज़ का ज़रूर एहसास है कि अगर वीडियो लेंथी हो जाए ना, मैं उसका टाइम देख रहा था जो एवरेज ड्यूरेशन है, तो बहुत सारे हमारे लॉयल लिस्टनर्स हैं, रेगुलर लिस्टनर्स हैं, वो तो पूरी वीडियो देख लेते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं जो हम वीडियो के सेकंड हाफ में डिस्कस करते हैं, तो वो रह जाती हैं और लोगों तक पहुंचती नहीं हैं, और फिर आप दूसरे चैनल्स पर ऑब्वियसली उन खबरों को तलाश करते हैं। तो हमने इस चीज़ को काउंटर करने के लिए कोशिश करें कि वक्त को हम स्क्वीज़ करें और तफसील से डिटेल्ड खबरें, 2 या 3 खबरें आप डिस्कस हो, और फ्रीक्वेंसी हम वीडियोज़ की बढ़ा दें। अपना ख्याल रखिएगा व्यूअर्स, अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी, और इंशाल्लाह कल ऑन द वीकेंड मैं आपके साथ पहली वीडियो शेयर कर दूंगा अपने दूसरे चैनल की। हमारे 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं जी उस चैनल के ऊपर, वो मोनेटाइज नहीं है, एक नेक काम है, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और आपने पहला जो ताउन हमारे साथ और उन तमाम बच्चों के साथ ये करना है कि आपने इसका टाइम ड्यूरेशन 4000 मिनट्स में पूरे करवाने हैं, ताकि ये सिलसिला शुरू हो सके, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके इस काविश के मुंतज़िर हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।